वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईटी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का सेकंड आर्टिकल पॉजिटिव क्लाइमेट हम पढ़ने वाले हैं। एनवायरमेंटलिस्ट थीम में लिखा हुआ आर्टिकल है पर्यावरण के ऊपर। इंडिया का पर्यावरण को लेकर के क्या गोल्स हैं आने वाले वक्त के लिए इस चीज़ के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ आर्टिकल है और पढ़ेंगे भी उसको उतना इंटरेस्टिंगली। हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, लेकिन हाथों हाथ उसकी स्ट्रक्चर, ग्रामर, वोकैब को हमें अलग से समझना है। ये सारी स्ट्रक्चर, सारी ग्रामर, सारी वोकैबलरी आप अप्लाई करेंगे इस क्विज़ पे। 5 क्वेश्चंस आपके सामने, पूरे मन से सीखो आधे घंटे में और फिर 5 में से 5 मार्क्स लो इस क्विज़ के अंदर। यही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। शुरू कर लें क्लास को। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सॉल्यूशंस लास्ट में दूंगा वीडियो के। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है पॉजिटिव क्लाइमेट। देखो पॉजिटिव आप जानते हो सकारात्मक, नेगेटिव का उल्टा है। क्लाइमेट का मतलब होता है एनवायरनमेंट, है ना। कह रहा है हमें एनवायरनमेंट चाहिए जो होना चाहिए पॉजिटिव। अब किस तरह से चाहिए, किस मायने में, ये मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। डिटेल में देख लेते हैं। कह रहा है इंगेजमेंट विद द यूएस शुड हेल्प इंडिया एक्सपैंड मिटिगेशन अडेप्टेशन एक्शन। कह रहे जो इंगेजमेंट है ना, इंगेजमेंट का मतलब होता है किसी से बातचीत करना, किसी को अप्रोच करना, किसी के साथ में मिलके काम करना। कह रहा है इस तरह के जो काम है बातचीत करके और साथ मिलके काम करने के, और किसके साथ, यूएस के साथ, अमेरिका के साथ। कह रहा है ये काम जो है ना ये हेल्प करेगा इंडिया को एक्सपेंड करने में और बड़ा बनाने में अपने मिटिगेशन और अडेप्टेशन एक्शन को। अब ये क्या होता है भाई मिटिगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस करना। अभी हम बहुत धुआं छोड़ रहे हैं एनवायरनमेंट में, हम चाहते हैं आने वाले 10-20 साल में हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो, इंडिया से कम धुआं निकले, तो इसको कहलाएगा ये मिटिगेशन एक्शन, धुएं को रिड्यूस करने का, एलिवेशन करने का एक्शन। अडेप्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अपने आप को ढालना, एक्लाइमेटाइजेशन बोल दो, हैबिचुएशन बोल दो। तो आने वाले वक्त में हमें अपने आप को ढालना भी है बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ में, ये कहलाता है अडेप्टेशन एक्शन। तो कह रहे बात करोगे अच्छे से अमेरिका से, वो पैसे देगा, टेक्नोलॉजी देगा, बड़े भाई की तरह हेल्प करेगा। आने वाले टाइम में अब इंडिया जो है एक्सपेंड कर डालेंगे इन दोनों टाइप के एक्शन को। धुआं भी कम छोड़ोगे और अपने लोगों को अच्छे से अडेप्ट भी करवा दोगे बढ़ते हुए जो है ग्लोबल वार्मिंग से। समझ गए? भारी भारी वर्ड्स हैं पर डरो मत, इजी आर्टिकल है। इंगेजमेंट सब्जेक्ट है, शुड हेल्प आपकी वर्ब है। ये मिटिगेशन आपने देख लिया है ना, किसी चीज़ को नरम बनाना। अडेप्टेशन आपने देख लिया, किसी चीज़ के लिए अपने आप को ढालना। हेल्प एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में, चलो ये 3 सेंटेंस देखो। प्लीज़ हेल्प मी लर्न इंग्लिश, प्लीज़ हेल्प मी टू लर्न इंग्लिश एंड प्लीज़ हेल्प मी इन लर्निंग इंग्लिश। कौन सा सही है? तीनों सही हैं। फर्स्ट वाला आप देखोगे प्लीज़ हेल्प मी लर्न इंग्लिश, ये है हेल्प के बाद में बेस फॉर्म। हेल्प करो मेरी लर्न करने में इंग्लिश को, वो आपकी बेस फॉर्म को यूज़ किया हुआ है बिना किसी एस के, ई एस के, बिना किसी टू के। तो ये वाली हम करते हैं प्रिफ़र, ये वाली हम क्या करते हैं प्रिफ़र। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड और फॉर्मल, ठीक है। सेकंड वाली भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रिफर कम की जाती है, स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब इनफॉर्मल आ जाती है। थर्ड वाली बिल्कुल इनफॉर्मल है, ये लिखने में नहीं आती, सिर्फ बोलने में आती है। इसको आप लिखने में लगभग इसको इनकरेक्ट ही मान लेना, ठीक है ना। आई से लिख रहा हूँ इनकरेक्ट। प्लीज़ हेल्प मी इन लर्निंग इंग्लिश, ये बहुत ही इनफॉर्मल है, आप लिखने में इसको बहुत कम देखोगे। फर्स्ट और सेकंड 2 स्ट्रक्चर चलती हैं। तो ये हेल्प वर्ब है, इसी तरीके से चलेगी। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। मैं सारी वोकैब दिखा देता हूँ इस आर्टिकल में जो यूज़ हुई है। उससे पहले अपनी ऐप को डाउनलोड करें, योर इंग्लिश ट्यूटर, गूगल प्ले स्टोर से। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। ऐप पे आपको मिलते हैं क्वालिटी कोर्सेज़, बेसिकली वही कोर्सेज़ हैं जो बाज़ार से आप हज़ारों रुपए में ख़रीदते हो। मेरी कोशिश ये है कि सस्टेनेबल मॉडल में कोस्ट टू कोस्ट बेसिस पे आपको ऐसे कोर्सेज़ को अवेलेबल करवाऊँ। सभी वीडियोज़ को मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ खाली वक्त में। बेसिक से एडवांस इंग्लिश राइटिंग का कोर्स है, आपको लिखना सिखा रहा हूँ। किसी भी लेवल के पर्सन हो, कहीं से भी उठ के आए हो, अगर मेहनत करना जानते हो तो यहाँ पे लिखना भी सीख जाओगे। इसी के साथ साथ एसएससी बैंक्स के हैं, है ना, प्रीलिम्स का है, फिर मेंस का है, बैंकिंग का। हर कोर्स को इसी तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। और ज़्यादा क्वेरीज हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट करें, आपको ऐप रिलेटेड क्वेरीज का हेल्प यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए ये अपनी वोकैब शीट है। 1-2 तो पुराने वर्ड्स हैं और 3 नए वर्ड्स हैं। ये अशर इन, इनकम्बेंट पुराने वर्ड्स हैं, कॉन्ड्रम, रेजिलियंस और इररिफ्यूटेबल 3 नए वर्ड्स हैं, ठीक है। फटाफट देख लें। अशर इन आप जानते हो किसी चीज़ को लेकर के आना,
इंट्रोड्यूस करना, ब्रिंग इन करना, कम अप विद होना, टेक ऑफ करना, किसी चीज़ को सबके सामने रखना। द कोल्ड वॉर अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। कोल्ड वॉर ने अशर इन किया, इंट्रोड्यूस किया एक नए युग को जो था न्यूक्लियर वेपन्स का, है ना। तो इसको अशर इन को आप जब फिर से देखोगे, इसका सिनोनिम देखोगे आप, कम अप विद। अशर इन का सिनोनिम कम अप विद आज फिर से आप आर्टिकल में देखोगे, तो इसको आप रिवाइज कर लें। इनकम्बेंट क्या होता है भाई? इनकम्बेंट के दो मीनिंग होते हैं। एक तो वो आदमी जो कुर्सी पे बैठा हो, ऑफिस होल्डर हो, जैसे इनकम्बेंट सीएम वो सीएम है जो अभी सीएम की कुर्सी पे बैठा है। दूसरा इनकम्बेंट का मतलब होता है आपकी ड्यूटी, आपका फर्ज। तो इनकम्बेंट का एक सिनोनिम है इम्पेरेटिव। इस इम्पेरेटिव को आज आप फिर से आर्टिकल में देखोगे। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द गवर्नमेंट टू गिव टैक्स रिलीफ टू MSME। ये सरकार की ड्यूटी है कि टैक्स रिलीफ दे, कर में राहत दे MSME सेक्टर को। तो सरकार की ड्यूटी है ये, है ना, फ़र्ज है। तो ये फ़र्ज को बताता है वर्ड। नया वर्ड अपने पास है कॉनन्ट्रम। कॉनन्ट्रम का मतलब होता है एक पहेली, ऐसी पहेली जिसका हल ना निकले। अंडा पहले आया, मुर्गी पहले आई, समझ गए ना। ऐसी जो है दिमाग को उलझा देने वाली पहेली कहलाती है कॉनन्ट्रम। द सिचुएशन इन अफगानिस्तान इज़ ए कॉनन्ट्रम। सिचुएशन जो है अफगानिस्तान में अभी एक पहेली के जैसी है, किसी को नहीं पता क्यों ये हो रहा है और कैसे ये जाकर के इसका अंत होगा। इसको एनिग्मा बोल दें, मिस्ट्री बोल दें, या रिडल भी बोल सकते हैं पहेली को। अगला एक अपने पास वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है योर एबिलिटी टू बाउंस बैक, गिर के उठने की ताकत, है ना। गिरे तो सही, लेकिन कितना जल्दी उठे ये आपकी रेजिलियंस आपको बताएगी। इस ताकत को बोलते हैं, एबिलिटी को, रेजिलियंस। इंडियन इकोनॉमीज रेजिलियंस हेल्प्ड अस कोप विद द रिसेशन ऑफ 2009। हमारी इकॉनमी की गिर के उठने की ताकत ने, रेजिलियंस ने हमें हेल्प किया कि हम कोप विद करें, सामना करें 2009 के रिसेशन का, 2009 की मंदी का। समझ गए ना, कोप विद। रेजिलियंट इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। रेजिलियंट हर वो चीज़ या इंसान है जो गिर के उठ सकता है ना, इसी तरह का बाउंस बैक करना जानता है। लास्ट वर्ड है अपने पास इररेफ्यूटेबल। ऐसी चीज़ जिसको रेफ्यूट ना किया जा सके, समथिंग दैट कैन नॉट बी रेफ्यूटेड और डिनाइड। रेफ्यूट का मतलब है मना करना, आप बोल ही ना सको कि ये नहीं हुआ, है ना, हुआ ही था, आपके सामने प्रूव हो गया, तो वो इररेफ्यूटेबल है। नाउअडेज CCTV फुटेज इज कंसीडर्ड इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑफ द क्राइम। आजकल CCTV की फुटेज है मानी जाती है अनडिनाइबल इररिफ्यूटेबल एविडेंस किस चीज़ का, किसी भी क्राइम का। अगर आपके पास किसी की क्राइम करती हुई CCTV फुटेज है तो वो आदमी आपकी जो है एविडेंस को रिफ्यूट नहीं कर सकता, कोर्ट में वो जो है ना प्रूव हो जाएगा आपके पास ऐसी एविडेंस है। अब इररिफ्यूटेबल का एक वर्ड है सिनोनिम इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, है ना। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल अजीब सा है, लंबा सा है, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल। ये कंट्रोवर्सी से याद रखें, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना हो पाए, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल या अनडिनाइबल इसका सिनोनिम हुआ। तो यही 3-4 वर्ड्स हैं अपने पास। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी मैं आपको दे दूं किस बारे में लिखा हुआ है। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्ज़ाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, चाहे SSC हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे UPSC हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्ज़ाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब इन 23,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज आपको मिलता है 299 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ, 499 में 3 साल की वैलिडिटी के साथ। बाय करते वक्त YT10 कूपन कोड लगाना फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट। ऐप का मैं बाइंग लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ। देखो समरी सीधी सी है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसके ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जिस पे इंडिया ने भी साइन की है। और इस एग्रीमेंट पे साइन करने का मतलब है अपने कार्बन एमिशंस को कम करना, जो धुआं हम छोड़ते हैं एनवायरनमेंट में उसको लगाम लगाना। लेकिन इंडिया के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि धुएं को कम करेगी तो ग्रोथ रेट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे ही धुआं कम करवाओगे, इसका मतलब है देश में प्रोडक्शन कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, विकास कम होगा। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि अब इंडिया के पास इस पहेली का, इस कॉनन्ट्रम का, इस दो धारी तलवार का एक सोल्यूशन मिल चुका है। सोल्यूशन है अमेरिका का एक जो है स्पेशल ऑनवॉय जॉन कैरी। ये जॉन कैरी इंडिया में आया, इसने ये बोला हम आपको नई टेक्नोलॉजी देते हैं जिसमें धुआं भी कम निकलेगा और आप जो है तेज़ी से आगे से ग्रो भी करोगे। ये टेक्नोलॉजी को फाइनेंस भी करेंगे और आपको अडॉप्ट भी करवाएंगे। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि यही सही रास्ता है। जो भी पॉलिसीज़ इंडिया में बने वो जॉन कैरी के द्वारा जो वादा की गई टेक्नोलॉजी है उसी के हिसाब से बने, ताकि हमारे देश में धुआं तो कम छूटे ही छूटे, दूसरा जो कोस्टल सिटीज़ में तूफान आते हैं, है ना, ये सब चीज़ों का भी हम कोई इलाज निकाल पाएँ लंबे टर्म में, लॉन्ग टर्म के अंदर।
समझ गए। तो ये आर्टिकल पूरा का पूरा ऑप्टिमिस्टिक टोन में लिखा हुआ है। अमेरिका की हेल्प से इंडिया अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर पाएगा, कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में हमारा कम होगा। किस टोन में है? आज की टोन है पूरी की पूरी ऑप्टिमिस्टिक। चलिए शुरू कर लें आर्टिकल को। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लास्ट में दूंगा, पहले आर्टिकल पढ़ लो। कह रहा है इंडियाज फ्रंट लाइन पोजिशन एज थर्ड हाइएस्ट एमिटर of greenhouse gases had sharpened the focus on its future policy course to mitigate carbon emissions under the Paris Agreement। पहले बता रहा है सिचुएशन क्या है ना, हालात कैसे हैं। कह रहे हैं इंडिया की जो फ्रंट लाइन पोजीशन है, अब फ्रंट लाइन क्या होता है? जो लाइन में फ्रंट हो। ये कौन हुआ भाई? जो लीड करे, जो हेजेमोनिक हो, है ना, जो लीडर हो। कह रहे इंडिया की लीडिंग पोजीशन जो है आगे आगे की, और किस तौर पे? तीसरे सबसे बड़े एमिटर के तौर पे, तीसरे सबसे बड़े धुआं छोड़ने के वाले तौर पे, है ना। एमिटर मतलब जो एमिट करे, छोड़े। और छोड़ किसको रहे हम? ग्रीन हाउस गैसेस को, मीथेन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। कह रहा है इंडिया की जो पोजीशन मिल गई ना इंडिया को तीसरे सबसे बड़े एमिटर की, कह रहा है इसने शार्प कर दिया है और तेज कर दिया है, तीखा बना दिया है फोकस को इंडिया के फ्यूचर पॉलिसी कोर्स पे, फ्यूचर पॉलिसी के रास्ते पे। और कौन सा रास्ता? जो है मिटिगेट करने का, कम करने का कार्बन के एमिशंस को अंडर पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंडर। समझ गए। तो अब इंडिया पे फोकस बढ़ गया है, क्योंकि नंबर 1 पे यूएस, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली कंट्री बन चुका है। अब सारी दुनिया का फोकस इसी के ऊपर है कि इंडिया क्या कर रहा है। रशिया, चाइना तो अमेरिका तो सब कुछ कर चुके हैं, कर रहे हैं, इंडिया क्या करने वाला है। पोजीशन सब्जेक्ट है, हैज शार्पन्ड इसकी वर्ब है, फ्रंट लाइन मतलब सबसे आगे आगे, लीडिंग हो गया। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है हेजेमोनिक। हेजेमनी का मतलब ही होता है लीडरशिप, उसी से हमने हेजेमोनिक नाम का एडजेक्टिव बनाया हुआ है। ये वर्ड हम कर चुके हैं, हेजेमनी। एमिटर डिस्चार्जर होता है जो डिस्चार्ज करे, छोड़े। कोर्स का मतलब है रास्ता, पाथ। मिटिगेट मतलब किसी चीज़ को कम करना। पेरिस एग्रीमेंट एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन्स कितने भी वर्ड्स का हो, हर लेटर को, फर्स्ट वर्ड के हर जो फर्स्ट लेटर को हम बड़ा करते हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट का पी बड़ा, एग्रीमेंट का ए बड़ा, और आगे लगा हुआ है द। बढ़े आगे। कह रहे इट हैज एन इररिफ्यूटेबल क्लेम टू अ बिग पार्ट ऑफ द रिमेनिंग ग्लोबल कार्बन बजट along with other smaller nations with low historical emissions, but room for maneuvering has shrunk in a world facing record temperatures and calamitous weather events। कह रहे इट कौन है भाई? इंडिया। कह रहे इंडिया का एक इररिफ्यूटेबल क्लेम है। क्लेम तो समझते हो ना, दावा। इररिफ्यूटेबल आप देख चुके हो, जिसको मना ना किया जा सके, जिसके ऊपर कोई भी मनाही ना हो, है ना, कोई कंट्रोवर्सी ना हो। कह रहा है इसके पास ना मना किया जाने सकने वाला एक दावा है इंडिया का। और कहाँ पे? एक बहुत बड़े हिस्से पे बचे हुए ग्लोबल कार्बन बजट के। देखिए कार्बन बजट एक बजट बनता है, इसका मतलब ये होता है कितना धुआं इस साल जो है छोड़ा जा सकता है पूरी दुनिया के द्वारा। तो कार्बन बजट जो भी बना हुआ है ना, बचा हुआ है, उसके एक बहुत बड़े हिस्से पे इंडिया का दावा है। इंडिया बहुत सारा धुआं छोड़ने का अभी भी हक जो है रखता है। अब क्यों रखता है वो बताएगा। कह रहा है ये जो क्लेम है इंडिया के पास है, ये है साथ ही साथ दूसरे कई छोटी नेशंस के जिनकी हिस्टोरिकल एमिशंस कम रहे हैं। इंडिया और कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली बहुत कम एमिशन किया हुआ है। आजकल ही हम धुआं छोड़ रहे हैं, पहले वाले टाइम में जब अमेरिका चाइना छोड़ रहा था तब हम धुआं नहीं छोड़ते थे। कह रहा है इसलिए हमारे पास जो है इररिफ्यूटेबल क्लेम है, हम अब छोड़ सकते हैं। कह रहा है लेकिन जो रूम है, जो गुंजाइश है मैन्यूवरिंग के लिए, दाम पेचों के लिए, वो श्रिंक हो चुकी है, वो छोटी हो चुकी है एक ऐसी दुनिया में जो फेस कर रही है रिकॉर्ड टेम्परेचर्स को, अपने आप में रिकॉर्ड तापमान को, और क्लैमिटी भरे, डिजास्टर भरे, तबाही भरे वेदर इवेंट्स को। लंबा सेंटेंस है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अब मेरे ख्याल समझ तो आ गया होगा आपको, मोटा मोटा, है ना। कह रहा है इंडिया का नाम मना किया जा सकने वाला एक दावा है कार्बन बजट के बहुत बड़े हिस्से पे, और ये दावा है कई दूसरी स्मॉलर नेशंस के साथ, जिन सभी नेशंस के भी हिस्टोरिकल एमिशंस कम रहे हैं। मतलब कहने का है इंडिया ने ज़्यादा धुआं पास्ट में छोड़ा नहीं है, इसलिए प्रेजेंट में छोड़ने का इंडिया दावा ठोकता है ना। इररिफ्यूटेबल क्लेम है। कह रहे लेकिन फिर भी ना जो गुंजाइश है ना अब इन दाम पेचों की, वो बहुत कम हो चुकी है। ये दलील इंडिया ज़्यादा रख नहीं पाएगा, क्योंकि दुनिया जो है तबाही की तरफ बढ़ रही है, वर्ल्ड फेस कर रहा है रिकॉर्ड टेम्परेचर्स को और डिजास्टर भरे क्लाइमेटस वेदर इवेंट्स को। इट की वर्ब है हैज़, रूम की वर्ब है हैज़ श्रंक। इररिफ्यूटेबल आप देख चुके हो, जिसको मना ना किया जा सके। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल इसका एक सिनोनिम है। रूम का मतलब होता है कमरा, और रूम का एक और मतलब होता है दायरा, स्कोप, है ना, गुंजाइश। इंडियन एथलीट्स परफॉर्म्ड वेल बट देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट।
इंडियन एथलीट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म वेल किया, लेकिन फिर भी एक रूम है, एक गुंजाइश है इंप्रूवमेंट के लिए। समझो, इंग्लिश में एक वर्ड कई सारे मीनिंग्स रखता है। तो रूम का मतलब कमरा ही नहीं होता है ना, रूम का मतलब स्कोप, लीवे, गुंजाइश भी होता है। तो गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की, ऐसे इस वर्ड को यहाँ पे यूज़ किया है, इसी तरीके से यहाँ भी यूज़ किया है। मैन्यूवरिंग मतलब मैन्यूवर करना, टैक्टिक अपनाना, दाम पेच करना, मैनिपुलेशन करना। चलिए, क्लैमिटस मतलब डिजास्टरस। चलो, मेरा आपसे सवाल है, हैज श्रंक, श्रिंक, श्रैंक और श्रंकन, श्रिंक, श्रैंक और श्रंकन ऐसे चलती है ये वर्ब, फिर भी यहाँ हैज श्रंक लिखा हुआ है। कुछ रीज़न लग रहा है आपको इसके पीछे? चलो, आराम से वीडियो पॉज करके खुद सोचो, कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखो, ये कई सारी वर्ब्स हैं, जैसे सिंक है, श्रिंक है, स्ट्राइक है, गेट है, मेल्ट है, शेव है, प्रूव है और शेयर है। इन सभी वर्ब्स की खासियत है। खासियत क्या है? इनकी V1, V2, V3 तो लिखी हुई है, लेकिन V3 एडजेक्टिव का काम नहीं करती। जनरली पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव V3 बन जाती है, लेकिन इन वर्ब्स की V3 पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनेगी। अच्छा, इनका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? वो थोड़ा अलग होगा। जैसे सिंक की V3 है संक, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होगा संकन। श्रिंक की है श्रंक, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल होगा श्रंकन। समझ गए? प्रूव की है प्रूव्ड, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होगा प्रूवन। ये आपको 8 वर्ब्स दिमाग में बिठानी है। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ, कैसे मिलेंगे आपको एग्जाम्स के अंदर। ये श्रंक बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, हैज़ के बाद में V3 लगी हुई है ना। श्रिंक, श्रैंक और श्रंक, ये V3 है, श्रंक बिल्कुल ठीक है। एडजेक्टिव चाहिए होता तब लिखता मैं श्रंकन। अब इसको अपने देखते हैं प्रैक्टिकली। इट इज़ अ वेल प्रूव्ड थ्योरी, ये थ्योरी वेल प्रूव्ड है। इट इज़ अ वेल प्रूव्ड थ्योरी। देखो, थ्योरी के लिए एडजेक्टिव चाहिए प्रूव्ड, इज हो गई आपकी वर्ब, इट हो गया सब्जेक्ट। अगर आपको यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए, V3 नहीं लगेगी, प्रूव की V3 होती है प्रूव्ड, ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर सकती। अब क्या करें? एडजेक्टिव उठाना पड़ेगा प्रूवन। तो इट इज़ अ वेल प्रूव्ड नहीं, इट इज़ अ वेल प्रूवन थ्योरी। समझ गए? एडजेक्टिव चाहिए ना नाउन के लिए, तो प्रूवन लिखना पड़ेगा, प्रूव्ड से काम नहीं चलेगा, V3 एडजेक्टिव का काम नहीं कर रही। द किड्स लव मेल्टेड आइसक्रीम, किड्स जो हैं बड़ा प्यार करते हैं मेल्टेड जो है पिघली हुई आइसक्रीम से, है ना। आइसक्रीम लिख दो, चॉकलेट लिख दो, जो भी। किड्स लव मेल्टेड आइसक्रीम या चॉकलेट। मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, लेकिन ये है V3, एडजेक्टिव का काम नहीं करेगी। पिघली हुई, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, तो पिघली हुई के लिए हमारे पास है मोल्टन, तो मेल्टेड नहीं मोल्टन, मोल्टन आइसक्रीम। द मैन हैड शेवन हिज हेड टू कंसील हिज आइडेंटिटी, आदमी ने शेव कर लिया था अपने सर को, अपनी पहचान को छुपाने के लिए, कंसील करने के लिए आइडेंटिटी को। अब देखो, हैड के बाद में यहाँ पे V3 चाहिए। V3 क्या है? शेव की, शेव, शेव्ड, शेव्ड, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं शेव्ड। तो ये शेवन जो है ना, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, इसको V3 की जगह नहीं रख सकते। हेड के बाद V3 आनी चाहिए, और यहाँ पे हमने एडजेक्टिव फॉर्म लगाई हुई है, हटा दो इसको। द मैन हैड शेव्ड हिज हेड टू कंसील हिज आइडेंटिटी। समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में पूछेगा। आपसे बार बार ये पूछेगा कि क्या आपको पता है कि ये एडजेक्टिव है या वर्ब है। अगर आपको पता लग गया ये वर्ब है, तो आप वर्ब की V3 यूज़ करें। अगर आपको पता लग गया ये एडजेक्टिव है, तो आप V3 की जगह पे एडजेक्टिव फॉर्म को यूज़ करें। बढ़े आगे, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं 8 वर्ब्स का। चलो, कह रहे देर इज एस्केलेटिंग प्रेशर फॉर इंडिया टू कमिट इटसेल्फ टू अ डेट व्हेन इट कैन अचीव नेट जीरो, रिमूविंग एज मच एज ग्रीन हाउस गैसेज GHGs एज इट एमिट्स ऑन द लाइन्स ऑफ गोल्स सेट बाय द US एंड यूरोपियन यूनियन फॉर मिड सेंचुरी एंड 2060 बाय चाइना। अब बता रहा है इंडिया के ऊपर सारा दबाव क्यों पड़ रहा है, इंडिया के ऊपर ही क्यों? कह रहे इंडिया के ऊपर एस्केलेटिंग प्रेशर है, देयर इज एस्केलेटिंग प्रेशर। प्रेशर आप जानते हो, दबाव। एस्केलेटिंग जो एस्केलेट हो रहा है, जो बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता हुआ प्रेशर है फॉर इंडिया, इंडिया के लिए। और किस लिए भाई? कि ये कमिट करे अपने आप को, ये जो है एक वादा करे अपने आप को एक ऐसी डेट का, एक ऐसी तारीख का, जब ये अचीव करेगी नेट जीरो को। अब ये नेट जीरो क्या होता है, ये बीच में बताया हुआ है। कह रहा है रिमूव करेगी उतनी ही ग्रीन हाउस गैसेस को जितना ये एमिट करती है। तो ये नेट जीरो की पोजीशन में इंडिया को आना पड़ेगा, क्योंकि सब बड़ी कंट्रीज अपना अपना दावा ठोक चुकी है नेट जीरो के लिए कि हम 2030 में आएंगे, कोई कहता है 2050 में आऊँगा, लेकिन इंडिया ने अभी तक बात नहीं की। तो कह रहे बढ़ता हुआ प्रेशर है इंडिया पे कि इंडिया भी बात करे, अपने आप को एक डेट दे कि हम भी नेट जीरो पे आएंगे। अब ये कैसे आएंगे नेट जीरो पे? उसी लाइंस पे, उसी तर्ज पे, उसी हिसाब से जैसे गोल सेट किया गया अमेरिका के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा मिड सेंचुरी का 2050 का, और चाइना के द्वारा 2060 का।
तो सब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने अपना अपना डेट बता दिया है, इंडिया का बताना बाकी है। तो इंडिया पे प्रेशर अब बढ़ रहा है कि आप भी कोई डेट बताओ। प्रेशर की वर्ब है इज़, इट की वर्ब है कैन अचीव, यहाँ पे इट की वर्ब है एमिट्स। ये बीच में जो आप पूरा देख रहे हो ये नेट जीरो के लिए बताया गया है क्या होता है। नेट जीरो मतलब जितना रिमूव करोगे उतना ही आप एमिट करोगे, बराबर होगा। ऑन द लाइन्स ऑफ का मतलब है हिंदी में बोलते हैं उसी तर्ज पे, उसी लाइन पे। इसको इन कीपिंग विद भी बोलते हैं, इन अकॉर्डेंस टू भी बोलते हैं और अकॉर्डिंग टू भी बोल सकते हो। अब ये चारों एक दूसरे के सिनोनिम है और स्ट्रक्चर से ऐसे ही बनेंगी। इन कीपिंग बाय नहीं होगा, है ना, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होगा, ये जैसे लिखी हुई है वैसी कैसी ही चलती हैं। तो ये आपको मैं रेडीमेड देता हूँ इस तरीके से कि आपको रिसर्च ना करना पड़े। बहुत रिसर्च करोगे डिक्शनरीज में, उसके बाद आपको पता लगेगा ये चारों एक ही स्ट्रक्चर है। तो अगर आपको मिलता है ना तो नोट्स बना लिया करो, इसके काम आएंगे आपके। बढ़ते हैं आगे, चलिए। कह रहा है डिक्लेयरिंग अ नेट जीरो प्लान अंडर द पेरिस पैक्ट इज़ अ डिस्क्वाइटिंग प्रोस्पेक्ट सिंस इट वुड इम्पोज एक्सपेंसिव चॉइसेस पर्टिकुलरली इन एनर्जी प्रोडक्शन। अब कह रहा है इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है डेट। कह रहा है डिक्लेयर करना है ऐसे एक प्लान को पेरिस पैक्ट के अंडर में। ये डिस्क्वाइटिंग प्रोस्पेक्ट है। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, है ना, और डिस्क्वाइटिंग का मतलब होता है जो डिस्क्वाइट करे, डिस्टर्ब करे, आपकी जो है शांति और चैन को ले जाए। कह रहा है ये परेशान करने वाला एक प्रोस्पेक्ट है इंडिया के लिए ऐसी एक डेट को डिक्लेयर करना। कह रहा है क्योंकि सिंस ये इम्पोज करेगा, लगा देगा बहुत ही महंगी चॉइसेस को, बहुत ही महंगे विकल्पों को, खास करके एनर्जी प्रोडक्शन में। इसका मतलब है कोयला बंद करना पड़ेगा, पेट्रोल की जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने पड़ेंगे, बड़े महंगे महंगे काम करने पड़ेंगे अगर ऐसी डेट को हम कमिट कर देते हैं। तो ये है इंडिया की प्रॉब्लम। डिक्लेयरिंग की वर्ब है इज़, इट की वर्ब है वुड इम्पोज। वुड यहाँ पे फ्यूचर को बता रहा है, वीक फ्यूचर। अगर फ्यूचर थोड़ा सा वीक ना होता तो यहाँ पे विल को लगाया जाता। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना। डिस्क्वाइट हर वो चीज़ करेगी आपको जो परेशान करेगी। डिस्टर्बिंग, पर्टर्बिंग, अपसेटिंग सब डिस्क्वाइटिंग के सिनोनिम्स है। अब बता रहा है इसका सोल्यूशन क्या है। कह रहा है दैट कॉन्ड्रम हैज़ बीन एड्रेस्ड एट लीस्ट पार्शली बाय विजिटिंग यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय for climate John Kerry with the promise of financing and technology to make renewable energy the core of the future development। कह रहा है ये प्रॉब्लम का, ये कॉन्ड्रम का सोल्यूशन क्या है। कह रहा है दैट कॉन्ड्रम, ये कॉन्ड्रम एड्रेस हो गया है। कॉन्ड्रम देख चुके हो ना, अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई, है ना, इंडस्ट्री को विकास करवाएं या धुआं कम छोड़ें। कह रहा है ये जो पहली है ना अब ये एड्रेस हो चुकी है, इसका सोल्यूशन आ चुका है। कह रहा है कम से कम आंशिक तौर पे पार्शली, आधा तो आ ही गया है। और कैसे, जो ये विजिटिंग यूएस के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय है। एनवॉय का मतलब होता है कोई विजिट करने वाला बाहर से आता है ना, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का खास आदमी है जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जिसका नाम है जॉन कैरी। इसके उस वादे के साथ ही, प्रॉमिस के साथ ही, जो दो चीज़ों का है, पहला एक तो फाइनेंस करने का है और दूसरा टेक्नोलॉजी देने का है। और क्यों देगा, ये दोनों काम क्यों करेगा, क्यों, ताकि ये बना दे रिन्यूएबल एनर्जी को कोर बेसिस हमारी फ्यूचर डेवलपमेंट का। तो ये जॉन कैरी यूं बोल के गए हैं आपको हम पैसा भी दे रहे हैं और अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार हैं, ताकि आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी आप रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से ही अपना फ्यूचर डेवलप करो, कोयले पे, पेट्रोल के ऊपर अपना फ्यूचर डिपेंडेंट ना रखो। समझ गए। तो कॉन्ड्रम की वर्ब होगी हैज़ बीन एड्रेस्ड। कोर का मतलब होता है आधार, बेसिस। सिंपल सेंटेंस है और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। कह रहा स्पेसिफिक एरियाज ऑफ कोऑपरेशन टू ब्रिंग डाउन एमिशंस in the expansion of transport, buildings and industry and facilitating funding for 450 gigawatts of renewable energy by 2030 can advance the India-US climate and clean energy agenda 2030 partnership। अब बता रहा है ये जॉन कैरी बोल के क्या गया है, क्या क्या वादे इसने किए हैं, है ना। कह रहे खास एरियाज हैं, स्पेसिफिक एरियाज जो हैं कोऑपरेशन के, सहयोग के, और किस लिए, ताकि ब्रिंग डाउन किया जाए, रिड्यूस किया जाए, नीचे लाया जाए एमिशंस को, धुएं को। अब ये कैसे, कौन से एरियाज में है, ये देखो, ये होगा एक्सपेंशन में ट्रांसपोर्ट के, बिल्डिंग्स के और इंडस्ट्री के। एक्सपेंशन का मतलब होता है दायरे को बड़ा करना, ब्रॉडनिंग वाइडनिंग बोल दो। तो ट्रांसपोर्टेशन बड़ा होगा, बिल्डिंग्स का और इंडस्ट्री का दायरा बड़ा होगा, तो इन एरियाज़ के अंदर ब्रिंग डाउन किया जाएगा एमिशंस को। अब बिल्डिंग बनाने में भी धुआं कम निकलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी धुआं कम निकलेगा। कह रहा है एक तो ये स्पेसिफिक एरियाज, और दूसरा जो फैसिलिटेशन है, जो सुविधा देने का काम है फंडिंग की 450 गीगावाट्स के रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ये गीगावाट्स इतनी का हम रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट इंडिया में लगाएंगे 2030 तक। कह रहे ये दोनों चीज़ें, पहला ये और दूसरा ये, कह रहे ये एडवांस कर सकती हैं, आगे बढ़ा सकती हैं इंडिया और अमेरिका के क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 की पार्टनरशिप को। तो ये एक पार्टनरशिप हम कर चुके हैं, उसका नाम है ये
इसको और आगे बढ़ाएगा जॉन कैरी का वादा। समझ गए। स्पेसिफिक एरियाज आपका सब्जेक्ट है, एंड के बाद में दूसरा सब्जेक्ट है आपका फैसिलिटेटिंग फंडिंग। ठीक है, इसको मैं कलर दे देता हूँ, ग्रीन कलर दे दूँ, जस्ट अ मिनट। चलो, तो ये दोनों आपके सब्जेक्ट के पार्ट हैं, स्पेसिफिक एरियाज और फैसिलिटेटिंग। इनकी वर्ब है कैन एडवांस। ब्रिंग डाउन मतलब किसी चीज़ को नीचे ब्रिंग करना, मिटिगेट करना, रिड्यूस करना। एक्सपेंशन मतलब दायरा बड़ा करना, ब्रॉडनिंग वाइडनिंग बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा मोर क्लैरिटी ऑन द बायलैटरल रोड मैप टूवर्ड्स एमिशन रिडक्शन मे कम एट COP26 कॉन्फ्रेंस इन नवंबर। कह रहा और क्लैरिटी, और ज़्यादा स्पष्टता है ना क्या होने वाला है, और किस पे, दो तरफा रोड मैप पे। रोड मैप मतलब आगे का रास्ता, क्या रोड का मैप है, कैसे आगे जाएंगे। कह रहे दो तरफा कोऑपरेशन का जो रास्ता है, रोड मैप है, उस पर और क्लैरिटी जो है ना, और ये रोड मैप है एमिशन के रिडक्शन का, धुएं में रिडक्शन का। कह रहे और क्लैरिटी में कम आ सकती है इस वाली कॉन्फ्रेंस के अंदर, नवंबर में जो होने वाली है। समझ गए। तो अभी तक जो ये वादे करके गए हैं, देखते हैं नवंबर के अंदर कितने वादे पूरे कर पाएंगे। ज़्यादा क्लैरिटी हमें तभी मिलेगी। क्लैरिटी की वर्ब है में कम। में एक ऐसी मॉडल वर्ब है, में माइट के बाद में जनरली आप लाइकली, पॉसिबली, है ना, ऐसे जो है एडवर्ब्स को यूज ना करें। में लाइकली कम, में पॉसिबली कम, ऐसे एडवर्ब जो है लाइकली, पॉसिबली, में और माइट के बाद में यूज नहीं होती है। बायलैटरल मतलब दो तरफा। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा, जिसका तरफा एक है, यूनो है। बायलैटरल मतलब दो तरफा। ट्राइलेटरल मतलब तीन तरफा। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार तरफा। मल्टीलेटरल मतलब बहुआयामी, बहुतरफा। तो ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए ना, कैसे बने हुए हैं। यूनो, बाय, ट्राई, क्वाड्रा और मल्टाई से बने हैं। बढ़े आगे, चलो। कह रहा इंडिया मीन वाइल नीड्स टू गेट ऑल स्टेट्स टू मिटिगेट एमिशंस एंड हेल्प देम अडैप्ट टू क्लाइमेट लिंक्ड एक्सट्रीम वेदर एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कोज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। अब कह रहे इंडिया का क्या फ़र्ज बनता है, चलो ये COP में हो जाएगा, देख लेंगे क्या होगा। कह रहे इंडिया जो है ना, इसी बीच मीन वाइल ज़रूरत है इसको कि ये गेट करे सभी स्टेट्स को मिटिगेट करने के लिए एमिशंस को। गेट नाम की पॉजिटिव वर्ब को यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब होता है किसी को कन्विंस करना। तो ये कन्विंस करे सारी स्टेट्स को कि वो मिटिगेट करें एमिशंस को, धुएं को कम करें, और हेल्प करे इंडिया इन सभी को अडॉप्ट करने में, अपनाने में क्लाइमेट से जुड़ी हुई एक्सट्रीम वेदर और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को जो कोज्ड बाय फॉसिल फ्यूल से। तो सारी स्टेट्स को हम इंडिया जो है तैयार करेगा इसी बीच में कि आप अपने एमिशंस को कम करो, एक्सट्रीम वेदर के लिए तैयार हो जाओ, पोल्यूशन की वजह से, फॉसिल फ्यूल से जो पोल्यूशन आता है उसकी वजह से जो तूफान आते हैं उसके लिए आप अडेप्ट करो, है ना। तो ये सब काम इंडिया को करने हैं। पढ़ेंगे इंडिया की वर्ब नीड्स। दो चीज़ों की नीड है, टू गेट ऑल स्टेट्स एंड टू हेल्प देम। हेल्प के बाद में अडेप्ट लिखा हुआ है, बेस फॉर्म को हमने प्रीफर किया है। ये गेट नाम की पॉजिटिव वर्ब को हम कई बार कर चुके हैं, आज नहीं करेंगे। चलिए, कह रहा एट द एंड ऑफ 2020, अ ईयर मार्क्ड बाय COVID-19 एंड मैनी डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म्स, द यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री डिक्लेयर्ड दैट द कंट्री हैड अचीव्ड 21% ऑफ इट्स 33 to 35% target to cut emissions intensity of GDP by 2030 and similarly was generating 37.9% of the 40% of power from renewables। अब बता रहे इंडिया के सामने जो टारगेट्स थे वो कितने अचीव कर पाया। कह रहे 2020 के अंत में एक ऐसा ईयर है 2020 जो मार्क्ड बाय है, जो निशान बनाए, मार्क बनाए COVID-19 का और दूसरे कई तूफानों का, स्टॉर्म्स का जो डिस्ट्रक्शन भरे थे, तबाही भरे थे। कह रहा है इस 2020 के अंत में हुआ क्या। कह रहा है हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर कर दिया, दावा ठोक दिया। अब क्या दावा ठोका, दैट वो ये कि कंट्री जो है अचीव कर चुकी थी उस वक्त तक इतने परसेंट टारगेट के जो कट करने का था एमिशन की इंटेंसिटी को और GDP के 2030 तक। तो 33 से 35% का जो टारगेट था ना, इसके 21% को हम अचीव कर चुके थे। अभी भी इसका 79% अचीव करना बाकी है, 2030 तक हमें पूरा करना है। और इसी तरीके से हमारा देश जो है जनरेट कर रहा था इतने परसेंट जो है 40% पावर का रिन्यूएबल से। तो 40% पावर हमारी रिन्यूएबल से आनी थी, 40 का भी 40% ही हम अभी आज तक कर रहे हैं। 2030 तक हमें इसके 100 तक लेकर के इसको जाना है। समझ गए ना, 40 का 40% मतलब 16% हो गया। तो ये इनका कहना था, 2020 के अंत में ऐसा हुआ है। समझ गए। मिनिस्ट्री की वर्ब है डिक्लेयर्ड, कंट्री की दो वर्ब्स हैं, कंट्री हैड अचीव्ड एंड कंट्री वाज जनरेटिंग एंड कंजंक्शन के बाद। और इसमें कुछ देखने वाला है मेरे हिसाब से नहीं है, बढ़ते हैं आगे। कह रहे दो इनकरेजिंग द इमीडिएट चैलेंज लाइज इन कमिंग अप विद an adaptation framework to help those at higher risk. The millions living in the path of annual cyclones
इंक्लूडिंग रेसिडेंट्स ऑफ पॉपुलस कोस्टल सिटीज़। अब बता रहा है इंडिया ने ये तो कर दिया, लेकिन इससे बड़ा एक चैलेंज जो है इंडिया अभी फेस कर रहा है। कह रहा है हालांकि ये सब इनकरेजिंग है, दो इनकरेजिंग, ये सब कुछ हमें इनकरेजमेंट देने वाला है, ये सब बातें बड़ी अच्छी अच्छी हैं। कह रहे लेकिन फिर भी जो इमीडिएट चैलेंज है, जो सबसे सामने हमारे जो है इमीडिएट जो चैलेंज रखा हुआ है वो लाई करता है, वो पड़ा हुआ है कम अप विद करने में, अशर इन करने में, लेकर के आने में। और किसको? एक अडेप्टेशन के फ्रेमवर्क को, एक ऐसे ढांचे को, फ्रेमवर्क को जो अडेप्ट करवाए, जो हमें ढालने के लिए तैयार करे। तो अडेप्टेशन फ्रेमवर्क ढांचा हमें बनाना है, यही हमारा चैलेंज है। अब ये क्यों बनाना है? हेल्प करने के लिए उन लोगों को जो हायर रिस्क पे हैं, हाईएस्ट रिस्क पे हैं, जो बड़े जोखिम में फंसे हुए हैं। अब ये लोग कौन है भाई? ये डैश लगा के बता रहे हैं। ये हैं दसियों लाख लोग जो रहते हैं रास्ते में हर साल आने वाले साइक्लोन्स के, चक्रवातों के, और जिसमें शामिल है पॉपुलस कोस्टल सिटीज़, जिसमें शामिल है कलकत्ता, है ना। ये सारी की सारी जो है पॉपुलस मतलब जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसी कोस्टल समंदर के किनारे की सिटीज़। तो ये हमारे पास और भी बड़ा चैलेंज है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, कैसे लाखों लोगों को, दसियों लाख लोगों को, उनकी जान को बचाया जाए हर साल। चैलेंज की वर्ब है लाइज, कम अप विद आप जान गए हो, अशर इन, इनिशिएट, ब्रिंग इन, किसी चीज़ को सबके सामने लेकर के आना। अडेप्टेशन फ्रेमवर्क समझ गए ना, ढालने वाला ढांचा, ऐसा रूल, ऐसे नियम, ऐसा ढांचा जो हमें ढलने के लिए हेल्प करे। पॉपुलस का मतलब होता है बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाला। एक वर्ड है पॉपुलर, एक वर्ड है पॉपुलस। पॉपुलस का मतलब है समथिंग हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है ना। जैसे कोई बड़ी सिटी है जिसमें बड़ी पॉपुलेशन है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, पॉपुलस। और पॉपुलर का मतलब है फेम्ड, समथिंग हैविंग फेम, है ना, लोकप्रिय जिसको बोलते हैं। तो दोनों अलग वर्ड्स हैं। ये है बड़ी जनसंख्या वाला और ये है लोकप्रिय, जो बड़ा मशहूर हो, फेम्ड हो, पॉपुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रेजिंग द एबिलिटी ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस टू हैंडल tens of millions of liters of water regularly dumped in just a few days requires planning, funding and political commitment। अब एक और हमारे पास समस्या है बहुत बड़ी, कैसे बहुत सारा जो पानी निकलता है शहरों से उसको मैनेज करें। कह रहा है रेज करना, उठा देना, बड़ा कर देना एबिलिटी को सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, नगर पालिकाओं की, कि वो हैंडल कर पाएँ दसियों लाख मिलियन वाटर को जो रेगुलरली डंप किया जाता है कुछ ही दिनों में। कह रहा है इस एबिलिटी को उठाने का जो काम है ना, इसको रिक्वायर है प्लानिंग की, फंडिंग की और पॉलिटिकल कमिटमेंट की। तो तीनों ही चीज़ें चाहिए। अच्छा प्लान करो, अच्छा पैसा डालो और अच्छी नीयत से काम करोगे, तभी ये पानी जो है गंगा नदी में और आसपास की नदियों में गंदा पानी जो है फेंकना आप बंद करोगे। पानी को ट्रीट करना आना चाहिए हमें। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं लेकिन वो बहुत पैसा लेते हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है उनमें, है ना, इंडिया में बनाने के अंदर। रेजिंग की वर्ब होगी रिक्वायर्स। आगे बढ़ते हैं। जीरेंड है, सिंगुलर वर्ब लेगा। वर्ब की एनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन गई, जीरेंड कहलाएगी। जीरेंड की वर्ब हमेशा कैसी होगी मेरे भाई? सिंगुलर होगी, पीछे एस लगा हुआ है। कह रहा मेकिंग लो कॉस्ट इंश्योरेंस अवेलेबल फॉर हाउसेज अगेंस्ट क्लाइमेट रिलेटेड लॉसेस विल रेज रेजिलियंस एंड लीड टू ऑडिट्स, एनकरेजिंग गवर्नमेंट्स टू रिड्यूस रिस्क। अब एक इसका सोल्यूशन बता रहा है। कह रहा है अगर हम मेक कर देंगे ना लो कॉस्ट इंश्योरेंस को अवेलेबल, और किसके लिए? घरों के लिए। और किसके सामने? क्लाइमेट रिलेटेड लॉसेस के सामने। भाई तूफान आया, आपका घर तबाह हो गया, एक बहुत ही लो कॉस्ट इंश्योरेंस करवाते हो आप, महीने के 10, 15, 20, 50 रुपये देते हो, तो इससे आपका घर आपको वापस मिल जाएगा। इस तरह का इंश्योरेंस अगर हम करवा देना अवेलेबल, कह रहा है ये काम रेज करेगा रिजिलियंस को, ये काम बढ़ा देगा हमारी गिर के उठने की ताकत को। घर तबाह हुए और फिर 2 साल में लोगों ने फिर से बना लिया इंश्योरेंस के पैसे से, है ना, रिजिलियंस को। और ये लीड टू करेगा हमें ऑडिट्स की तरफ और एनकरेज करने की तरफ गवर्नमेंट्स को कि वो रिड्यूस करें रिस्क को। तो फिर इसके बाद ऑडिट्स भी होंगे। इंश्योरेंस कंपनी वाले खुद ना जा करके पूछेंगे सरकार से कि आप इस एरिया में ऐसे घर क्यों बनवाते हो जो बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। तो ऑडिट होगी और सरकार को पता लगेगा कि हमें रिस्क को कैसे कम करना है। सब सारा सिस्टम साफ हो जाएगा अगर इंश्योरेंस ऐसा मिल गया तो। समझ गए? मेकिंग जीरेंट की वर्ब है विल रेज, रेजिलियंस आप जानते हो, एबिलिटी टू स्टैंड अप आफ्टर फॉलिंग डाउन। लीड टू की दूसरी वर्ब है मेकिंग की। मेकिंग की पहली वर्ब है विल रेज एंड मेकिंग विल लीड टू, है ना, विल लीड टू। ये लीड टू की 2 ऑब्जेक्ट हैं, पहला है ऑडिट्स, दूसरा है एनकरेजिंग। लीड टू एक ऐसा फ्रेज है जो अपने टू के बाद में नाउन या जीरेंट को लेगा। तो पहला तो है नाउन और दूसरा है वर्ब के एनजी फॉर्म जीरेंट। लीड टू ऑडिट्स एंड लीड टू एनकरेजिंग। कह रहा द पेरिस एग्रीमेंट कैन ईजिली फंड मच नीडेड अर्बन रेट्रोफिटिंग एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट। कह रहे जो पेरिस एग्रीमेंट है वो बड़ी आसानी से फंड कर सकता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मच नीडेड अर्बन रेट्रोफिटिंग को और बूस्ट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट को। देखो ये रेट्रोफिटिंग क्या होती है? फिटिंग का मतलब है फिट करना, रेट्रो मतलब भूतकाल में। बिल्डिंग बना दी लेकिन 2 साल बाद उसमें आप कुछ फिटिंग करवा रहे हो
पहले आपने जो है पुराने ज़माने का कुछ सामान उसमें लगवाया था, बाद में आपको पता लगा यार पंखे से काम नहीं चलेगा, एसी लगवाना पड़ेगा, तो आप रेट्रो फिटिंग कर रहे हो, बिल्डिंग को मॉडर्नाइज कर रहे हो, समझ गए ना। तो ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है ये भी हमारी अर्बन रेट्रो फिटिंग का काम करवा देगा। हमारे शहर जो बस चुके हैं उनमें अच्छा ड्रेनेज अब जाकर के हम बना सकते हैं इस पेरिस एग्रीमेंट से, समझ गए। तो बनी हुई चीज़ में मॉडर्नाइजेशन करने का काम कहलाता है रेट्रो फिटिंग। ये बूस्ट भी यहाँ पे आपकी वर्ब है, कैन फंड एंड कैन बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, है ना, दोनों वर्ब है एग्रीमेंट की। कह रहा देयर इज ऑल्सो अ हेल्थ इंपेरेटिव, कह रहा एक हेल्थ इंपेरेटिव भी है। इंपेरेटिव आप जान गए हो ना, समथिंग वेरी एसेंशियल, जो बहुत ज़रूरी हो, है ना। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ हेल्थ से जुड़ी भी है, हेल्थ से जुड़ा एक फ़र्ज़ भी हमारे सामने है, ऑब्लिगेशन है। इंपेरेटिव की वर्ब है इज। अब वो बता रहा है क्या इंपेरेटिव है। कह रहा हीट स्ट्रेस हैज़ अ सीवियर इम्पैक्ट कोजिंग हायर मोर्टेलिटी अमंग द वल्नरेबल एल्डरली। कह रहा है हीट का जो स्ट्रेस है, गर्मी का जो स्ट्रेस है, जो गर्मी बढ़ती जा रही है, उसका एक बहुत सीवियर इम्पैक्ट है, बहुत ही ख़राब असर है। वो है कोज करते हुए बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी को, मौतों को, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल लोगों के बीच में जो हैं हमारे बड़े बूढ़े एल्डरली। हर साल गर्मी बढ़ रही है, बड़े बूढ़े जो सड़कों पे घूमते हैं, जिनके पास घर नहीं है, एसी नहीं है, वो अपनी जान दे देते हैं, समझ गए ना। तो ये हेल्थ इंपेरेटिव भी है, लोगों की जान बचाने का भी एक ज़रूरी ऑब्लिगेशन सरकार के पास है। हीट स्ट्रेस की वर्ब हैज़, जब हीट स्ट्रेस के पास एक सीवियर इम्पैक्ट है तभी वो कोज कर रहा है इस तरह के काम को, है ना। कोजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। द वल्नरेबल यहाँ पे कॉमन प्लूरल नाउन है, द प्लस में एडजेक्टिव, द प्लस में एडजेक्टिव जैसे मिल जाएगा एक नाउन का काम करता है, पूरी क्लास को बताता है। द वल्नरेबल एल्डरली मतलब सभी बूढ़े जो वल्नरेबल हैं, जो सभी बूढ़े जो कमज़ोर हैं। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मौत, इसको डेथ या फेटेलिटी भी बोलते हैं। कह रहा दीज आर ग्रोइंग प्रॉब्लम्स बट दे ऑल्सो रिप्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टीयर पोस्ट कोविड-19 पॉलिसीज टुवर्ड्स बिनाइन ग्रीन डेवलपमेंट। कह रहे ये सब जो है ना हमने रोने पिटने किए हैं अभी, ये ग्रोइंग प्रॉब्लम्स हैं, ये बढ़ती हुई समस्याएं हैं, लेकिन इनमें एक अपॉर्चुनिटी भी है। और क्या है, कह रहे वो रिप्रेजेंट करती हैं, दिखाती हैं एक मौके को जो है घुमा देने का, स्टीयर कर देने का, टर्न कर देने का। स्टीयर का मतलब होता है जैसे गाड़ी का हैंडल घुमाते हो ना आप, स्टीयरिंग, तो सारी गाड़ी को हम घुमा दें हमारी पोस्ट कोविड-19 पॉलिसीज़ को, और किस तरफ, बिनाइन और ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ। ऐसी डेवलपमेंट करें जिसमें हरा भरा हो, जिसमें एनवायरनमेंट को हम सेफ रख पाएंगे, और जो बिनाइन हो, जो फेवरेबल हो, जो माइल्ड हो, जो हार्मफुल ना हो। तो हमारे पास एक मौका है बहुत अच्छा, इन सभी प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे। कोविड-19 के बाद में वैसे भी सरकार बड़ा पैसा खर्च रही है, तो पॉलिसीज़ भी ऐसी बनाए कि डेवलपमेंट आगे से ग्रीन ही हो, ये सारी प्रॉब्लम्स का हमें सोल्यूशन मिले। दिस की वर्ब है आर, दे की वर्ब है रिप्रेजेंट, बिनाइन का मतलब है जो हार्मफुल ना हो, माइल्ड हो, फेवरेबल हो। स्टीयर का मतलब होता है मोड़ देना, टर्न कर देना, डायरेक्ट कर देना। फॉर ए लो एमिशंस फ्यूचर्स पॉलिसीज मस्ट पुट नेचर एट द सेंटर। कह रहा है एक लो एमिशंस के फ्यूचर के लिए, एक ऐसे भविष्य के लिए जिसमें धुआं कम होगा, कह रहा है पॉलिसीज़ को रखना पड़ेगा प्रकृति को बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल फोकस पे। आप पॉलिसी बनाओगे प्रकृति को देख करके, अगर ऐसा करोगे तभी धुआं जो है कम कर पाओगे, लो एमिशंस का फ्यूचर साकार कर पाओगे। सिंपल आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। पॉलिसीज़ की वर्ब है मस्ट पुट, मेरे हिसाब से बहुत ईजी था, है ना। अब फटाफट क्या करेंगे, इसके क्विज़ की तरफ बढ़ते हैं। कितने मार्क्स आपको मिले ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। ये आपके मार्क्स हैं, ये आपका क्विज़ है भाई। इन कीपिंग टू, इन अकॉर्डेंस विद, ये क्या होता है, ये चारों फ्रेज मैंने आपको अभी करवाए थे, इनमें से सही वाले को आपको चूज़ करना है। यहाँ पे पॉपुलर और पॉपुलस और रेजिलिएंट में से क्या लगाओगे, इन तीनों में से कौन सा इस तीसरे वाले में सेट बैठेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको देखना है V3 और एडजेक्टिव, प्रूव्ड और प्रूवन में से क्या लगाओगे चौथे के अंदर। फिर कॉनन्ड्रम, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, कॉनन्ड्रम याद है ना। तो कॉनन्ड्रम का इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव है जो इस वर्ड को एक्सप्लेन करता है। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल है, मैन्यूवर है, बैफलिंग पजल है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं आपके। मेरे हिसाब से सबके 5 में से 4 तो कोई नहीं होगा जिससे कम लेकर के आए। पूरे मन से देखा है तो मिलेंगे 4 या 5 मार्क्स, ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। मैं फर्स्ट कमेंट में आंसर्स को डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना। चलिए मुलाकात होगी कल की वीडियो में। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना अगर पूरी वीडियो को देखा आपने। Until then, signing out.